कैसे हैं सभी लोग? ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो जल्दी से बता दीजिए मेरी आवाज़ सभी को आ रही है? जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करके बता दो मेरी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है सभी को। चलो, स्क्रीन भी दिख रही है सभी को ठीक ठाक? चलो ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं फिर क्लास को। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है हमने लास्ट क्लास में अपना सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम था बहुपद। ठीक है, इसको हमने लास्ट क्लास में पढ़ना शुरू कर दिया था। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो ही चुका था लास्ट टू लास्ट क्लास में, और इसमें हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे वो पढ़े थे सेकंड चैप्टर में कि एक बीजीय व्यंजक क्या होता है और बहुपद क्या होता है। याद है सभी को? ये दोनों टॉपिक हमने लास्ट क्लास में पढ़े कि एक बीजीय व्यंजक किसको बोलते हैं और एक बहुपद किसको बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो बीजीय व्यंजक होता है, जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे वो प्लीज रिकॉर्डिंग जरूर देखा करो अगर आपकी क्लास रह जाती है तो, इससे अगली क्लास में आपको सब समझ में आए एकदम क्लियर। तो मैंने आपको बताया था बीजीय व्यंजक किन किन से मिलकर बनते हैं, बताइए किस किस से मिलकर बनता है बीजीय व्यंजक? चर, अचर और संक्रियाएं। चर, अचर और संक्रियाएं, वेरी गुड। ठीक है, तो जो एक बीजीय व्यंजक होता है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में। एक तो चर से बनता है, एक अचर और एक संक्रिया। ठीक है, इन तीनों चीजों से मिलकर क्या बनता है? एक बीजीय व्यंजक बनता है। अच्छा, चर और अचर भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे। चर और अचर क्या होते हैं? ठीक है, चर को हम बोलते थे वेरिएबल इंग्लिश में, और अचर को हम बोलते थे कांस्टेंट। ठीक है, तो चर क्या होता था? चर क्या होता था? जो बदलता रहता है ना, जिसका मान बदलता रहे वो चर है। जैसे अंग्रेजी के सारे जो अक्षर होते हैं जिनको हम मैथ में यूज करते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOXYZ, ये सब क्या है? चर है। ठीक है, तो एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, के हो गया, एम हो गया, एन हो गया, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो मान है, एक्स का मान, वाई का मान, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस में देखा होगा, किसी क्वेश्चन में एक्स का मान कुछ आ रहा है, अगले क्वेश्चन में एक्स का मान चेंज हो गया, उससे अगले में कुछ और आ रहा है। तो जो चीज बदलती रहती है वो हमारी क्या होती है? चर होती है। ठीक है, और अचर क्या होता है? अचर क्या होता है? जो ना बदले। ठीक है, जो सेम जैसा है वैसा रहे, जिसको हम कांस्टेंट भी बोलते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, -5, -7, 0। तो ये सब जो संख्याएं होती है मैथ में, जितनी भी संख्याएं होती है वो सब क्या कहलाती है? अचर कहलाती है, कांस्टेंट कहलाती है। ठीक है, और संक्रिया क्या होती थी? यानी कि हमारे ऑपरेशन, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इन तीनों से मिलकर हमारा एक बीजीय व्यंजक बनता था। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर x+5, तो आप यहाँ पर देखो x क्या है? x क्या है बताइए सभी लोग? चर है या अचर है x? चर है, वेरी गुड। तो x यहाँ पर चर है। 5 क्या है? चर है या अचर? अचर है। ठीक है, 5 क्या है? अचर है। और यहाँ पर संक्रिया कौन सी है? प्लस की। तो ये तीन चीज ही हमें चाहिए एक बीजीय व्यंजक को बनाने के लिए, तो इसलिए ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। तो बताओ, याद आया सभी को? ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। बीजीय व्यंजक तीन चीजों से मिलकर बनता है, चर, अचर और संक्रिया। तो देखो, चर x है, अचर 5 है और संक्रिया यहाँ पर प्लस लगी है। ठीक है, तो ये हमारा बीजीय व्यंजक हो गया। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी? दूसरी चीज हमने पढ़ी थी बहुपद। ठीक है, दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी? बहुपद। तो इस तरफ बहुपद लिख लेते हैं। तो बहुपद क्या होता था? कोई बताएगा बहुपद क्या होता था? बहुपद की पहचान क्या होती है? सर, जिसमें चर की घातांक पूर्ण संख्या हो। वेरी गुड, जिसमें चर के घातांक क्या हो? चर के घातांक पूर्ण संख्या हो। वेरी गुड। ओके, जैसे जैसे मैंने यहां पर लिखा x² - 7x + 5। ठीक है, तो सबसे पहले क्या ये एक बीजीय व्यंजक है? यस और नो, जल्दी बताओ, क्या ये एक बीजीय व्यंजक है? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जल्दी बताइए, क्या ये एक बीजीय व्यंजक है? यस, यस, वेरी गुड। तो ये एक बीजीय व्यंजक है। क्यों है एक बीजीय व्यंजक? क्योंकि इसमें चर है x, अचर क्या क्या है? 7 और 5 और 1। ठीक है, और संक्रिया कौन कौन सी लगी है? माइनस, प्लस और मल्टीप्लाई की। तो ठीक है,
तो इन तीनों चीजों से ही मिलकर हमारा बीजीय व्यंजक बनता है, तो एक बीजीय व्यंजक तो है। चलो अब हम बात करते हैं बहुपद। तो बहुपद के लिए हमें क्या चेक करना होता है? चर के घातांक। चर के घातांक, तो इसमें चर क्या है? एक्स। चर क्या है? एक्स। तो एक्स के घातांक क्या है? एक्स के घातांक क्या है बताइए जल्दी से सभी लोग, क्या क्या है एक्स के घातांक? चैट बॉक्स में बताइए, बताओ। दो, बस दो ही है। और क्या है? दो और एक, बस दो और एक ही है। बस दो और एक ही है क्या? प्रियंका एंड अंजलि। जीरो, वेरी गुड, जीरो भी तो है। मैंने बताया था ना, किसी की भी पावर जीरो वन के इक्वल होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस, पांच को मैं 5 गुना एक लिख सकता हूँ। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर माइनस 7x की पावर 1 प्लस 5x की पावर 0। ठीक है, तो यहाँ पर घातांक क्या क्या है? दो, एक और जीरो। दो, एक और जीरो। और ये तीनों क्या है? पूर्ण संख्या। ये तीनों क्या है? पूर्ण संख्या। क्योंकि ये तीनों पूर्ण संख्या हैं, तो यही तो लिखा है कि चर के घातांक क्या होने चाहिए? पूर्ण संख्या होने चाहिए, तभी वो बहुपद होता है। तो यहाँ पर जो चर है उसके घातांक पूर्ण संख्या है, तो ये क्या होगा? एक बहुपद होगा। ये क्या होगा? एक बहुपद होगा। बताओ, ये चीज सभी को क्लियर हुई? ये सब हमने पिछले 1 घंटे, सॉरी, पिछली क्लास में 1 घंटे में सारी कुछ चीजें डिटेल में पढ़ी थी। आज क्योंकि मैंने रिवीजन कराया है, तो जल्दी जल्दी ये चीजें बता दी है। पिछली क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे, एग्जाम्पल भी किए थे, पोल में भी क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो ये था लास्ट क्लास में जो जो हमने पढ़ा था। चलो, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं बहुपद का ही। ठीक है, पोल में। तो आपको इसमें यह बताना है कि कौन सा जो है बहुपद नहीं है। ठीक है, कौन सा इसमें से बहुपद नहीं है। तो पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी एंड डी। करिए, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। जिन्होंने लास्ट क्लास की थी अच्छे से उनको पता होगा, जिन्होंने लास्ट क्लास मिस की थी वो शायद यहाँ पर गलती करेंगे। हाँ जी, ओके, सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। हाँ जी, ओके, 5 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें। आज कम स्टूडेंट आए हैं भाई क्लास में, फिर छुट्टी मार ली आज कुछ बच्चों ने। अगर रेगुलर क्लास नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा? कुछ समझ नहीं आएगा। हाँ जी, देवेंद्र सिंह आपको भी ऐड नहीं किया क्या इंग्लिश मीडियम में? देवेंद्र सिंह नाम से स्टूडेंट है, अभी आपको ऐड नहीं किया है क्या इंग्लिश मीडियम बैच में? बताओ मुझे जरा। नो सर, नहीं किया सर ऐड। ओके, मैं एक बार फिर बोल दूं। हाँ जी, सॉल्व करिए बाकी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को जल्दी से। हाँ जी, सभी बच्चे आंसर करें जल्दी से इस क्वेश्चन का। चलिए, एक स्टूडेंट और बचे हैं, लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो काफी बच्चों ने गलत कर दिया भाई। सबने ही गलत करा है, 12 में से 5 का ही सही है, बाकी सबका गलत है। वेरी गुड। पिछली क्लास में तो आपने सबने सही आंसर किए थे, भूल गए इतनी जल्दी सब कुछ। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो लास्ट क्लास में थे नहीं, है ना? अच्छा, चलो, तो मैंने ये बताया था कि कौन कौन से बहुपद नहीं होते। अच्छा, पहले ये बताओ बहुपद होते कौन से हैं, ये अभी बताया मैंने।
कि चर का घातांक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो इसमें चर x है, x का घातांक क्या है, 1 है, और एक पूर्ण संख्या है, एक क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये तो बहुपद है। इसमें देखो चर क्या है, x है, x का घातांक 1 है, एक एक पूर्ण संख्या है, यहाँ पर x का घातांक 0 है, ठीक है, 0 भी एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी एक क्या है, बहुपद है। इसमें चर क्या है, x है, x का घातांक 2 है, यहाँ पर x का घातांक 0 है, 2 और 0 दोनों पूर्ण संख्या हैं, तो ये भी एक बहुपद है। बताओ ये चीज क्लियर यहाँ तक, इन तीनों में कोई डाउट किसी को? हाँ जी बताओ, कोई डाउट? ये तीनों हमारे बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो चर के घातांक है वो पूर्ण संख्या है, जिसमें चर के घातांक पूर्ण संख्या हो वो बहुपद होता है। ये लिखा हुआ है 1/x। तो लास्ट क्लास मैंने बताया था, जब भी कोई चर हमारा हर में आ रहा हो, चर हमारा किस में आ रहा हो, हर में, या मैं कह दूं मैं इस 1/x को x की पावर -1 लिखूंगा ऊपर ले जाकर, ठीक है, और -1 पूर्ण संख्या नहीं होती, -1 पूर्ण संख्या नहीं होती। जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं, ठीक है। तो इन चारों में से जो बहुपद नहीं है वो कौन है, डी, ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी चर जो है वो हर में आ रहा हो तो वो बहुपद नहीं होता। तो यहाँ पर देखो हर में आ रहा है, और क्यों नहीं होता, क्योंकि ऊपर जाकर इसकी जो पावर है वो नेगेटिव हो जाती है, माइनस की हो जाती है, और -1 पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसीलिए ये बहुपद भी नहीं है। बताइए कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए, बताइए। इसमें गलत लगाया हुआ, इसका सही आंसर डी होगा, ये बहुपद हमारा नहीं है। ओके आगे बढ़ें, चलिए। ये आपका लास्ट क्लास का पोल का रिजल्ट है। लास्ट क्लास में सभी बच्चों ने सभी क्वेश्चंस के आंसर किए और सभी के सही थे। देवेंद्र सिंह नाम से हैं, अंजलि हैं, क्रिएटिव डिजाइन नाम से हैं, नीतू कुमारी के नाम से हैं, रेखा हैं, अनुज हैं, प्रियंका हैं, दिव्या कश्यप हैं, रिंकू हैं, और सोनपरी हैं, ठीक है। तो भाई जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे, अगर आप ऐसे ही क्लास करोगे, अगर आप ऐसे ही क्लास करोगे कि एक क्लास की 2 क्लास गायब, फिर एक क्लास की फिर 2 क्लास गायब, तो कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो क्लास रेगुलर करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिश्नोई जी नाम से स्टूडेंट है, क्लास के बाद रुक जाना, मैं दोबारा से आपको समझा दूंगा, ठीक है। अगर आप क्लास ऐसे ही मिस करोगे ना तो ऐसे ही फिर आपको तो कुछ समझ नहीं आएगा। अभी हम अगला टॉपिक शुरू कर लेते हैं, क्लास के बाद आपको मैं समझा दूंगा। और रिकॉर्डिंग देख के आया करो, अगर क्लास मिस हो रही है तो रिकॉर्डिंग भी देखा करो। रिकॉर्डिंग मैं इसीलिए भेजता हूँ जिससे किसी क्लास मिस हो जाए तो वो रिकॉर्डिंग जरूर देख। तो ना आप रिकॉर्डिंग देख के आते हो, ना आप क्लास करते हो रेगुलरली, तो फिर कैसे आपको समझ आएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बहुपद की घात के बारे में, ठीक है। बहुपद की घात क्या होती है? अच्छा, देवेंद्र सिंह नाम से स्टूडेंट है, आपको ऐड कर दिया है, आप एक बार चेक कर लो, ओके। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बहुपद की घात क्या होती है, तो कोई बताएगा क्या होती है बहुपद की घात? सर चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है। चर की अधिकतम घात बहुपद की घात होती है। अच्छा अपना नाम बता दो एक बार, किन्होंने आंसर किया है? प्रियंका तो फिर सर मैं एक क्लास प्रियंका। लीव करूं? नहीं, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो ये वाली क्लास, कल नेक्स्ट डे से फिर आप वो वाली कर लेना, इंग्लिश वाली, ठीक है। तो सर वो चलो आ जाएगी जो 7 बजे, फिर वो ज्वाइन करनी है? आपकी मर्जी है, अगर आपको ये करनी है तो आप ये कर लो, अगर 7 बजे वाली करनी है तो 7 बजे वाली कर लो, ठीक है। ओके सर। चलिए, यस। तो प्रियंका ने बोला कि चर की जो अधिकतम घात होती है किसी भी बीजीय व्यंजक में, या मैं कहूं किसी भी बहुपद में, किसी भी बहुपद में, किसी भी बहुपद में जो चर की अधिकतम घात होती है, जो चर की अधिकतम घात होती है वही क्या होती है, बहुपद की घात होती है। लास्ट क्लास में आपको बताया गया था, मान लो मैंने यहां पर एक बहुपद लिखा x की घात 5 माइनस 4x की घात 3 प्लस 2x² प्लस 1, और मैं इसमें कहूं
कि इसमें बहुपद की घात क्या है। मैं इसमें कहूं कि बहुपद की घात इसमें क्या है, तो कैसे पता चलेगा? यस, 5 5 5, वेरी गुड। तो बहुपद की घात आप बोलोगे सर इसमें तो बहुत सारी घातें हैं, आप बोलोगे सर चर की तो बहुत सारी घातें हैं, 5 भी है, 3 भी है, 2 भी है और यहाँ 0 भी है। मैं कौन सी बताऊं? मैं कौन सी बताऊं? तो मैं आपसे कहूंगा कि आपको बतानी है अधिकतम घात। किसकी? चर की। चर की अधिकतम घात। तो यहाँ इसमें जो चर है एक्स है, इसमें चर क्या है? एक्स है। एक्स एक्स एक्स। और एक्स की जो अधिकतम घात है, ठीक है, एक्स की घातें क्या क्या है वैसे? 5 है, 3 है, 2 है और 0 है। इसमें अधिकतम कौन सी है? 5। तो जो बहुपद की घात होगी वो क्या होगी? 5। समझ आया? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट हो तो पूछो। ओके, चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो। मैंने लिखा है यहाँ पर 55 प्लस 4x³ माइनस 75 माइनस x4। बताइए इसमें बहुपद की घात क्या है? बहुपद की घात 15, 4। 15 15 क्यों बोला पहले आपने, ये बताओ? 15 सर नहीं होगी। सर मैंने हाँ एक्स सोचा उसको, हाँ, 5 लिख रखा था जहाँ। अच्छा ये 75 मैंने जानबूझ के लिखा है ये आपको कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए, क्योंकि बहुपद की घात क्या होती है? चर की अधिकतम घात हमको देखनी है। किसकी अधिकतम देखनी है? चर की अधिकतम घात। ठीक है, चर क्या है यहाँ पर? एक्स। चर क्या है यहाँ पर? एक्स। और एक्स की अधिकतम घात 3 और 4 में से क्या है? 4 है। तो बहुपद की घात कितनी होगी? 4 होगी। ओके, क्लियर हुआ आप सभी को? बताइए कोई डाउट इसमें? तो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। तो इसमें बता दीजिए जल्दी से, इसमें बताइए क्या है? बहुपद की घात क्या है इसमें? 10, वेरी गुड। क्योंकि चर क्या है इसमें? एक्स है। चर क्या है? एक्स है और एक्स की अधिकतम घात 10 है। ठीक है, तो चर का अधिकतम घातांक 10 है, तो बहुपद की घात भी क्या हुई? 10 हुई। ओके, चलिए इसमें बताइए चर की घात क्या क्या है इसमें? देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2। x² माइनस 2x की घात 1 प्लस x की घात 0। तो घातें तो इसमें क्या क्या है? 2 है, 1 है, 0 है। और बहुपद की घात क्या है इसमें? 2। अंतर समझ रहे हो? यहाँ बहुपद की घात पूछी गई है तो आपको चर की अधिकतम घात लिखनी है, जब चर की घात पूछी गई है तो सारी लिखनी है। बहुपद की घात क्या होगी? 2। चर की घात क्या होंगी? 2, 1 और 0। अंतर देखो, चर जब चर की पूछी जा रही है तो चर की लिखो, जब पूरे बहुपद की पूछी जा रही है तो अधिकतम वाली लिखनी है। ठीक है, चलिए अब इसमें बताइए इसमें क्या होगी? चर की घात। चर की घातें क्या क्या है इसमें? हाँ जी, बताओ। 7, 10 और 1, वेरी गुड। 1 या 0? 7, 10 और 0 होंगी ना। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? z की घात 7 प्लस 10 प्लस 5z0। किसी की भी पावर 0 तो 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर घातें क्या क्या है? यहाँ पर 7, 10 और 0। ठीक है, 7, 10 और 0। और बहुपद की घात क्या होगी इनमें से फिर? अधिकतम वाली 10, वेरी गुड। ठीक है, इसको बताइए इसमें क्या है चर की घातें? इसमें क्या है चर की घातें? 1 और 0, वेरी गुड। 1 और, ठीक है, y1 और 1 को मैं y की घात 0 लिख सकता हूँ। तो 1 और 0 है, अधिकतम क्या है? 1। ओके, चलिए इसको बताइए इसमें क्या है चर की घात? 0, वेरी गुड। इसमें क्या है चर की घात? 0। तो अब यहाँ अधिकतम तो कुछ मैं देख ही नहीं सकता, अकेला यही है, तो बहुपद की घात में क्या होगी? 0। क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ लो। अगर कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। हालांकि ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन रिवाइज यहाँ पर कराना जरूरी था क्योंकि ये आगे काम आएगा। ओके, चलो अब हम बात करते हैं बहुपद के प्रकार। तो देखो, चलो कोई बताएगा कौन कौन से प्रकार होते हैं बहुपद के? देखो अगर बहुपद की घात 1 है, सर रैखिक। वेरी गुड।
द्विघाती, त्रिघाती। वेरी गुड। अगर बहुपद की घात एक है तो हम उसको क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, ठीक है। और अगर बहुपद की घात दो है तो उसको द्विघातीय बहुपद, ठीक है। और अगर बहुपद की घात तीन है तो उसको हम क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद, ठीक है। ऐसे ही आगे चलता जाता है, लेकिन हमें तो सिर्फ जो हमें पढ़ना है वो हमें सिर्फ इन्हीं के बारे में पढ़ना है। ओके, तो एक एक करके सबसे पहले रैखिक बहुपद, जिसमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है? एक होती है। या मैं कहता हूं जिसमें चर की अधिकतम घात, जैसे मैंने लिखा x+5, तो इसमें चर क्या है? x, ठीक है। इसमें घात कितनी होगी? अधिकतम घात कितनी है? या मैं कह दूं बहुपद की घात कितनी है? एक है। बहुपद की घात कितनी है? एक है। तो इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा? रैखिक बहुपद, ठीक है। मैंने लिखा x² - 5x+7, तो इसमें बहुपद की घात बताइए जल्दी से कितनी होगी? बहुपद की घात बताइए जल्दी से कितनी होगी इसमें? दो है ना। बहुपद की घात का मतलब चर की अधिकतम घात। चर क्या है यहाँ पर? x, और x की अधिकतम घात कितनी है? दो। तो इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा? द्विघातीय बहुपद, ठीक है। मैंने लिखा x³ - 4x² + 2x+7, इसमें बताइए चर की अधिकतम घात कितनी, बहुपद की घात कितनी है? बहुपद की घात कितनी है इसमें? तीन, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? त्रिघातीय बहुपद, ठीक है। ये हमारा द्विघात बहुपद है, ये हमारा त्रिघातीय बहुपद है, और ये हमारा रैखिक बहुपद। तो क्लियर हुआ सभी को? आप एक टॉपिक पढ़ते हो द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें क्वाड्रेटिक जो होता है, जो द्विघात समीकरण होती है, उसमें अधिकतम घात दो दे होती है ना सबकी, ध्यान दिया है आपने कभी? उसमें जो चर की अधिकतम घात होती है सभी क्वेश्चंस में आपको दो मिलेगी, तभी तो उसको द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ बहुपद की बात कर रहे हैं, तो वही चीज बहुपद में, बहुपद की अधिकतम घात दो है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? द्विघातीय बहुपद। तीन है तो त्रिघातीय बहुपद, और एक है तो रैखिक बहुपद। क्लियर सभी को? ओके, ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी छोटी छोटी चीजें आपको बतानी थी। अब ये इसके व्यापक रूप हैं या जनरल फॉर्म आप कह सकते हो। रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है? ax + b = 0, जहां पर a जो है वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे ही द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है वो है ax² + bx + c, जहां पर a जो है वो 0 नहीं हो सकता। अच्छा, अगर a 0 हो जाएगा तो क्या होगा फिर? अगर a 0 हो जाए, यहाँ पे लिखा है ना a 0 नहीं होना चाहिए, मान लो 0 हो जाए तो क्या होगा? ये 0 बन जाएगा पूरा, ए की जगह 0 रख दे तो ये 0 हो गया ना पूरा, प्लस bx + c, तो ये सिर्फ क्या बचा? bx + c। तो क्या ये द्विघातीय अब है? अब ये रैखिक बन चुका है, क्यों? क्योंकि इसमें, सर हाँ जी, सर अगर बी की जगह 0 रखे तब भी तो 0 ही बन जाएगा। हाँ, बी की जगह 0 रख लो, पहले बी की जगह ही रख लेते हैं चलो। जब आप बी की जगह 0 रखोगे तो ये हो गया ax² प्लस, बी की जगह 0 रखा तो ये 0 बन गया, प्लस c, तो अब ये क्या बन गया? ax² + c। तो अभी तो ये द्विघातीय समीकरण है, क्योंकि इसमें सॉरी बहुपद है, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? दो। इसमें जो चर x है उसकी अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घात दो है, तो ये द्विघातीय बहुपद होगा। यानी b 0 रख लो, c 0 रख लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर a आपने 0 रख दिया, अगर आपने a 0 रख दिया तो यहां पर सिर्फ क्या बचेगा? ये वाली टर्म तो 0 हो गई ना, तो बचा क्या? सिर्फ bx + c। अब इसमें चर की अधिकतम घात यानी x की अधिकतम घात कितनी है? एक है, तो अब ये द्विघात नहीं होगा। क्लियर हुआ जो मैं बताना चाह रहा हूं? क्यों नहीं रख सकते a को 0? b और c को रख सकते हो, क्यों? क्योंकि b और c को 0 रखने से ये द्विघात बहुपद तब भी रहेगा, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात दो है। बी और सी को 0 रखने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ए को 0 रख दिया तो ये फिर 0 हो जाएगा ना पूरे, ये वाला जो पद है, ये वाली जो टर्म है 0 हो जाएगी, तो बची सिर्फ ये bx + c, और bx + c में चर x है, उसकी अधिकतम घात 1 है, तो ये रैखिक हो गया। लेकिन हमें तो द्विघात चाहिए। क्लियर हुआ अंजलि? सर फिर हम सीधा ax² ही लिख दे, आगे bx + c की क्या जरूरत है? ये ना आपको एक तरीके से व्यापक रूप दिया हुआ है। देखो मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि समीकरण जो है वो ax² + bx + c के जैसी होगी,
यहाँ पर ए बी सी क्या है, कोई भी संख्या हो सकती है। वो संख्या क्या हो सकती है, मान लो ए मैंने 5 रख दिया तो 5x² प्लस बी मैंने 2 रख दिया 2x प्लस सी मैंने 3 रख दिया, तो ये भी एक द्विघात बहुपद है। हाँ, ए को मैंने 5 रख दिया तो 5x² प्लस बी को मैंने 0 रख दिया तो 0 प्लस सी को भी मैंने 0 रख दिया तो ये 5x² बचा, ये भी एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो मतलब ये सिर्फ आपको एक व्यापक रूप बताया गया है, ax² प्लस bx प्लस सी, जहां पर ए बी और सी कुछ भी हो सकता है, ए बी और सी कोई भी संख्या हो सकती है। समझ में आया, समझ में आया या नहीं? यस सर। ठीक है, इसको आप ऐसा मत मानो कि ये होता ही, ये द्विघात बहुपद ऐसा ही होता है, नहीं, इसके जैसा दिखता है, जहां पर ए बी और सी क्या हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है। अब लेकिन ए 0 नहीं हो सकता, पर बी और सी को आप 0 कर सकते हो, बी और सी को आप 0 कर सकते हो, लेकिन ए 0 नहीं हो सकता। क्लियर हुआ? बताइए। ऐसे इसमें ए और बी कोई संख्या है, ऐसे इसमें ए बी सी कोई और डी कोई संख्याएं हैं, वो कुछ भी हो सकती हैं, वो 0 भी हो सकती है, लेकिन ए को छोड़ के ए नहीं होगा 0। ना रैखिक में ए 0 होगा, ना द्विघात में ए 0 होगा, ना त्रिघात में ए 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर रैखिक में ए को मैंने 0 बना दिया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये रैखिक नहीं बचेगा। अगर मैंने द्विघात में ए को 0 बना दिया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये द्विघात नहीं बचेगा। और अगर त्रिघात में मैंने ए को 0 बना दिया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये त्रिघात नहीं बचेगा। ठीक है, तो ए 0 नहीं हो सकता, बी और सी कुछ भी हो सकते हैं, बी सी डी। कोई डाउट हो अब तो पूछ। ये एक तरीके से व्यापक रूप आपको लिख कर दिया गया है कि इस तरीके के दिखते हैं, है ना, इस तरीके के वो दिखते हैं। अब वो ए बी और सी की जगह कुछ भी हो सकता है, पर ए 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे सबके व्यापक रूप हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पर जैसे उदाहरण दिया हुआ है x+5। ठीक है, तो देखो यहां पर ए की जगह 1 रख दिया है 1x, और बी की जगह 5 रख दिया है, तो ये x+5 बन गया। ऐसे ही देखो यहाँ पर ए की जगह क्या रखा है 3, बी की जगह क्या रखा है -4, सी की जगह क्या रखा है 7। उदाहरण है ये सिर्फ उदाहरण है, इसमें ये कंफ्यूज मत होना कि सर आपने 3, 4 और 7 ही क्यों रखा। ये एक तरीके से एग्जाम्पल देकर आपको समझाएंगे कि ऐसे दिखते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी उदाहरण दे सकते हो। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ए बी सी डी क्या है, संख्याएं हैं। ए क्या है 2, बी क्या है 3, सी क्या है 4 और डी क्या है 6। क्लियर हुआ सभी को? बताइए, कोई डाउट इसमें? तो ये होते हैं हमारे बहुपद। रैखिक इस तरीके का दिखता है, द्विघात इस तरीके का दिखता है, और त्रिघात इस तरीके का दिखता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं समीकरण की। बताओ क्या होती है समीकरण? 9th क्लास में पढ़ा था, मतलब अवंती वाली क्लासेस में ही आपको पढ़ाई गई थी समीकरण। कोई बताएगा समीकरण क्या होती है? सर जिसमें बराबर का निशान और उसके बराबर में कुछ हो। वेरी गुड, वेरी गुड, तो बिल्कुल सही बताया। एक समीकरण में 3 चीजें होती हैं। पहली चीज होता है बराबर का निशान, दूसरी चीज LHS, और तीसरी चीज RHS। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाएं उसको हम कहते हैं समीकरण, उसको हम क्या कहते हैं? समीकरण। जैसे मैं लिख दूं x+5 = 4, तो देखो इसमें बराबर का चिन्ह है, बराबर के चिन्ह के बाईं ओर LHS बायां पक्ष है, बराबर के चिन्ह के दाईं ओर RHS दायां पक्ष है। तो ये बायां पक्ष हो गया, या मैं कह दूं LHS हो गया, ये RHS हो गया, और ये बराबर का निशान हो गया। इन्हीं तीनों के से मिलने से क्या बनती है? एक समीकरण बनती है। सभी को क्लियर हुआ? सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, और एक डायरेक्ट पहचान बताऊं समीकरण की, समीकरण में बराबर का निशान होता है। ये डायरेक्ट पहचान बता रहा हूं। अगर जब भी आप समीकरण देखोगे ना, अगर आपको समीकरण को पहचानना है तो उसमें बराबर का निशान ढूंढो। ठीक है, बराबर का निशान होना चाहिए, और बराबर का निशान के दोनों तरफ कुछ लिखा होना चाहिए, जैसा कि अभी अंजलि ने बताया। बराबर का निशान होना चाहिए, उसके दोनों तरफ कुछ लिखा होना चाहिए, वो समीकरण होती है। ठीक है, तो बताओ मैं अगर यहां पर लिखूं x+4, क्या ये समीकरण है? क्या ये समीकरण है? यस और नो? सभी स्टूडेंट्स बताइए। मैंने लिखा x+4, क्या ये समीकरण है? नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें बराबर का निशान ही नहीं है। एक समीकरण में क्या क्या होता है? बराबर का निशान होता है, LHS होता है, RHS होता है। तो इसमें तो सिर्फ ना LHS है, ना RHS है, ना बराबर का निशान है। ठीक है, अब मैं इसके बराबर में ऐसे लगा के छोड़ दूं, क्या ये समीकरण है? मैंने सिर्फ बराबर का निशान लगा के छोड़ दिया, अब क्या ये समीकरण है? अब क्या ये समीकरण है?
नहीं, अभी भी नहीं है, क्योंकि तीन चीजें होनी चाहिए, बराबर का निशान, एलएचएस और आरएचएस। तो इसमें बराबर का निशान तो है, एलएचएस भी है। अब मैं लिख देता हूं यहां पर, मान लो 5, तो अब इसमें आरएचएस भी आ गया। अब ये समीकरण बन चुकी है। तो सबको क्लियर हुआ एक समीकरण क्या होती है जिसमें बराबर का निशान हो और बराबर के निशान के दोनों तरफ कुछ लिखा हुआ। ओके, ठीक है। तो चलो जल्दी से बताओ, मैं यहां पर लिख रहा हूं, आपको बताना है इसमें से कौन सी समीकरण। मैंने लिखा x+5, मैंने लिखा x+7, मैंने लिखा x² - 7x+5 बराबर 0, मैंने लिखा x, खाली x लिखा मैंने। बताओ इसमें से कौन सी समीकरण है इन चारों में से? थर्ड। ओके, थर्ड, वेरी गुड। ठीक है, तो यार अब पता चला हम इसको द्विघात समीकरण क्यों कहते हैं। आपने अपनी बुक में बहुत सारी समीकरणें पढ़ी होंगी ऐसी। तो इसको पहली बात समीकरण क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें बराबर का निशान है, इसमें बराबर का निशान है, तो इसलिए मैंने इसको, बराबर के निशान के दोनों तरफ कुछ लिखा हुआ है, तो ये एक समीकरण हो गई। ठीक है, अब इसमें जो चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। चर जो है x, उसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो बहुपद की घात जिसमें 2 होती है उसको हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। तो ये द्विघात हो गया, और क्योंकि ये समीकरण है तो इसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो अभी आप इसको छोड़ो, बस अभी आप ये ध्यान रखो कि समीकरण क्या होती है जिसमें बराबर का निशान हो और दोनों तरफ कुछ लिखा हुआ। ठीक है, चलिए तो बताइए क्या ये समीकरण है, क्या ये समीकरण है? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे यस, सभी बताइए, वेरी गुड। ठीक है, यस, तो ये समीकरण है क्योंकि इसमें बराबर का निशान है, एलएचएस है ये बायां पक्ष जिसको हम बोलते हैं, और ये आरएचएस है दायां पक्ष। ठीक है, तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। एक समीकरण इन तीनों से मिलकर बनती है, बराबर का चिन्ह, बायां पक्ष जिसको हम एलएचएस भी बोलते हैं, दायां पक्ष जिसको हम आरएचएस, राइट हैंड साइड भी बोलते हैं। ठीक है, ये समीकरण की डेफिनेशन। एक समीकरण क्या होती है, ये होती है समीकरण। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि एक समीकरण को हल कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा बताओ किस किस को हल करना आता है समीकरण, समीकरण सॉल्व करनी किस किस को आती है, इक्वेशन को सॉल्व करनी? पक्षांतरण विधि, ट्रांसपोज मेथड, पक्षांतरण विधि द्वारा समीकरण का हल। ठीक है, तो आइए करते हैं। सबसे पहले किसी समीकरण के हल का मतलब क्या होता है? समीकरण के हल का मतलब होता है चर का वह मान जिस पर जो समीकरण को संतुष्ट करता हो। संतुष्ट का मतलब यह है कि जिस पर एलएचएस और आरएचएस बराबर हो जाए, एलएचएस और आरएचएस बराबर। ठीक है, संतुष्ट का मतलब क्या होता है? संतुष्ट का मतलब क्या होता है? संतुष्ट का मतलब होता है एलएचएस और आरएचएस बराबर होने चाहिए। जैसे मैं लिख दूं x+7 बराबर 10 लिखा हूं, तो इसका हल क्या होगा? इसका हल मतलब चर का वह मान, यानी चर क्या है इसमें, x, x का वह मान, x का वह मान जिस पर LHS और RHS बराबर हो जाए। बात समझ में आई आपको? x की वो वैल्यू, x की वो वैल्यू जिस पर LHS और RHS बराबर हो जाए, वो क्या होता है? समीकरण का हल। समीकरण के हल का मतलब होता है चर का मान निकालना, और चर का मान क्या होना चाहिए? जिससे एलएचएस और आरएचएस बराबर हो जाए। कैसे? मान लो मैं x की जगह 3 रख दूं एलएचएस में, एलएचएस क्या है? एलएचएस क्या है यहाँ पर? x+7, x+7, मैंने x की जगह 3 रख दिया, तो 3+7 बराबर 10 हो गया। और आरएचएस क्या है? आरएचएस भी कितना है? 10 है। तो एलएचएस और आरएचएस क्या हो गए? बराबर हो गए। एलएचएस और आरएचएस बराबर हो गए, तो इस समीकरण का हल क्या होगा? इस समीकरण का हल होगा x बराबर 3। समझ में आया? समीकरण के हल का मतलब होता है चर का वह मान जिस पर एलएचएस और आरएचएस बराबर हो जाए। जैसे यहां पर x का मान 3 रखने पर एलएचएस और आरएचएस बराबर हो। यहां पर आप देखो मैंने x का मान 3 रखा, तो एलएचएस और आरएचएस क्या हो गए? बराबर हो गए। तो x बराबर 3 ही समीकरण का हल। कोई डाउट तो पूछ लीजिए। अभी इनको सॉल्व करना सीखेंगे, वैसे आपको आते ही होंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे नहीं बोलूंगा मैं बोलूंगा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो अब जैसे यहां पर x-5 बराबर 0, ठीक है, तो यहां पर अगर मैं x की जगह 5 रख दूं, एलएचएस में अगर x की जगह 5 रख दूं तो 5-5 बराबर 0 हो जाएगा। तो एलएचएस भी 0 आया और आरएचएस भी 0 है, तो इस समीकरण का हल क्या होगा? x बराबर 5।
समझ में आ रहा है? ठीक है, चर का वह मान यानी x का वह मान जिस पर LHS और RHS बराबर हो जाए, तो x की जगह जब मैंने 5 रखा तो LHS और RHS बराबर हो। ठीक है, ठीक इसी तरह अगर मैं y की जगह, LHS क्या है यहाँ पर सेकंड वाले में, LHS क्या है y + 12, अब मैं y की जगह मान लो 8 रख दूं, 8 + 12 तो ये 20 हो गया, और RHS भी 20 है, RHS भी 20 है, तो LHS और RHS बराबर आ गए ना। कब आए बराबर? जब मैंने y को 8 रखा। तो इस समीकरण का हल क्या होगा? y बराबर 8। उम्मीद करता हूं अब आप समझ गए होंगे कि एक समीकरण के हल का मतलब क्या है। मतलब सबको समझ में आया? चर का वह मान जिस पर LHS और RHS बराबर हो जाए वही समीकरण का हल होता है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनको हल कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता है बराबर के निशान के दूसरे पक्षांतरण विधि का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ। ये सबको पता है, पक्षांतरण विधि का मतलब ये है, अब हम समीकरण का हल करना सीखने वाले हैं बेसिकली पक्षांतरण विधि से। पक्षांतरण विधि से अब हम समीकरण का हल करना सीखेंगे। तो पक्षांतरण विधि में क्या होता है, बराबर के निशान के दूसरी तरफ, मान लो प्लस यहां पर है, अगर मैं इसको इस तरफ लेकर जाऊंगा तो ये माइनस बन जाएगा। ठीक है, बीच में बराबर का निशान है, अगर माइनस इस तरफ है तो इस तरफ लेकर जाऊंगा तो वो प्लस बन जाएगा। ठीक है, गुणा है, गुणा को जब इस तरफ लेकर जाऊंगा तो वो भाग बन जाएगा, और भाग है, भाग को बराबर के निशान पे दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा तो वो गुणा बन जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस दोनों तरफ के लिए है। दोनों तरफ के लिए का मतलब ये है कि अगर प्लस इधर है, प्लस अगर बराबर के निशान के लेफ्ट हैंड LHS में है, या मैं कहता हूं बाईं ओर है, तो दाईं ओर आके वो माइनस बन जाएगा। अगर माइनस इधर है तो इस तरफ आकर वो प्लस बन जाएगा। ये बात सबको क्लियर हो रही है? प्लस बराबर के दूसरी तरफ जाकर माइनस, माइनस बराबर की दूसरी तरफ जाकर प्लस, गुणा बराबर की दूसरी तरफ जाकर भाग, और भाग बराबर की दूसरी तरफ जाकर गुणा। दिख नहीं रहा? नहीं दिख तो रहा है, आप दोबारा से ज्वाइन करके देखो। ठीक है, एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझें। पहले आप ये नोट डाउन कर लो सभी लोग, जिनको नहीं आता वो जरूर कर ले, जिनको आता है वो ना भी करें तो चलेगा, जिनको ये सब नहीं आता। ठीक है, प्लस जो है माइनस बन जाता है, माइनस प्लस बन जाता है कब? जब बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाते हैं। गुणा जो है भाग बन जाता है, और भाग जो है गुणा बन जाता है कब? जब बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, चलो जैसे क्वेश्चन है x + 4 = 20, इसका आंसर बताइए, x का मान कितना आएगा? बताइए, करिए इसको सॉल्व। x + 4 = 20। ओके, अंजलि का आंसर आ चुका है। अभी पोल में भी करेंगे क्वेश्चन। अनु शर्मा, रिंकू, रेखा, सोनपरी, 16, वेरी गुड। उमेश कुमार नाम से है, काजल है, 16 आ रहा है आंसर। ठीक है, गुड। तो देखो x का मान निकालना है तो x मैंने यहीं पर रखा। ठीक है, x का मान निकालना है तो x मैंने यहीं पर रखा। अब ये प्लस दूसरी तरफ जाकर क्या बन जाएगा? x का मान तभी तो निकलेगा जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा। ठीक है, 4 को इधर लेके जा रहा हूं मैं, 4 प्लस का है तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो x = दूसरी तरफ जाकर 4 माइनस का हो गया, 20 ऐसे कैसे ही रहा, और प्लस इधर जाकर माइनस हो गया। मैंने बताया ना, प्लस जब दूसरी तरफ जाकर जाता है तो माइनस बन जाता है, तो ये प्लस दूसरी तरफ जाकर माइनस बन गया और 4 भी इधर आ गया। तो x बराबर कितना आया? 16। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, अगर डाउट हो तो पूछ लो प्लीज, क्योंकि अगर आप नहीं पूछोगे तो मुझे यही लगेगा आपको समझ आ रहा है ना? नविता, यस और नो? सर समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? ओके, तो आप पूछ क्यों नहीं रहे हो? और कोई स्टूडेंट जिसको ना समझ में आया हो हैंड रेज कर दो। किस किस को समझ में नहीं आया हैंड रेज करो, हैंड रेज कर दो जिस जिसको समझ में नहीं आया है ये क्वेश्चन। ओके, चलो देखो, जिनको समझ में नहीं आया वो देखो इधर ध्यान से। देखो, किसी भी समीकरण में बराबर का निशान होगा, ये मैंने अभी बताया। किसी भी समीकरण में
बराबर का निशान होगा, ये मैंने अभी बताया। फिर मैंने ये बताया कि मान लो बराबर के निशान के इस तरफ प्लस लगा हुआ है, अगर मैं उठाकर उसको दूसरी तरफ लेकर जा रहा हूं तो मेरी मनमर्जी नहीं चलेगी, मेरी मनमर्जी नहीं चलेगी। मैं अगर इसको दूसरी तरफ लेकर जा रहा हूं तो मुझे कुछ चेंज इसमें करने पड़ेंगे, है ना। जो चीज जहां है वो वहीं होनी चाहिए ना। अगर मैं उसको दूसरी तरफ लेकर जा रहा हूं तो कुछ चेंजेस आएंगे उसमें, कुछ चेंजेस आएंगे उसमें। तो वो चेंज क्या होंगे, जब प्लस अपनी जगह से हटकर, प्लस पहले कहां था, बराबर के निशान के इस तरफ है, जब वो अपनी जगह से हटकर बराबर के निशान के दूसरी तरफ जा रहा है तो वो माइनस होगा। सेम चीज माइनस के लिए लागू होती है, सेम चीज माइनस के लिए है। देखो सिंपल सी भाषा में अगर मैं बताऊं, अगर कोई चिन्ह अपनी जगह से उठकर कहीं और जा रहा है, या मैं कह दूं कोई चिन्ह अपनी जगह से उठकर बराबर के निशान को क्रॉस करके जा रहा है तो वो चेंज होगा। नमिता ये बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर कोई चिन्ह उठकर बराबर के निशान के दूसरी तरफ जा रहा है तो वो चेंज होगा। अपनी मर्जी हम नहीं चला सकते, वो जैसा है वैसा नहीं रह सकता, वो चेंज होगा। वो चेंज कैसे होगा, अगर वो प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, अगर वो माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा, अगर वो गुणा में है तो वो भाग हो जाएगा, और अगर वो भाग में है तो वो गुणा हो जाएगा। चेंज ऐसे होते हैं। कैसे चेंज होते हैं, अगर वो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, अगर गुणा में है तो भाग हो जाएगा, और अगर भाग है तो गुणा में चला जाएगा। ये रूल है, ठीक है। तो वही काम मैंने यहां पर किया। अब देखो मुझे सॉल्व करना है इसको। सॉल्व करने का मतलब ये है, इस समीकरण को सॉल्व करने का मतलब ये है, मुझे एक्स का मान चाहिए। हल का मतलब ये होता है कि चर का मान निकालो, यानी मुझे यहाँ पर जितने भी ये क्वेश्चन है सब में एक्स का मान निकालना है, ठीक है। जब भी आपसे कहा जाए समीकरण को हल करो, उसका मतलब होता है उसमें चर चर जो आ रहे हैं ना उनका मान निकालो। अब मैं देखो मैं इसमें कैसे निकालूंगा। अब देखो अगर मुझे इसका मान निकालना है तो ये मुझे यहाँ अकेला चाहिए, कुछ ऐसे निकलेगा ना मान, एक्स इधर होगा बराबर आएगा, फिर इधर मान आएगा, कुछ ऐसे ही आएगी वैल्यू। नविता बताओ, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ऐसे कुछ आएगी ना, एक्स इधर होगा बराबर में इधर आएगा। तो यानी मुझे एक्स को अकेले रखना है, एक्स अकेला है ना। प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। हाँ यस, मैं वही चीज बता रहा हूँ, एक्स यहाँ अकेले है ना, तो मुझे एक्स को अकेला रखना है तभी मैं उसका मान निकाल सकता हूँ। अकेला रखने का मतलब ये है मुझे चार चार को यहां से हटाना पड़ेगा। अकेले रखने का मतलब ये है कि मुझे इसको यहां से हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको उधर लेके जाऊंगा। उधर जब ये जाएगा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। अभी बताया मैंने, कोई भी चीज प्लस की है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाती है। तो एक्स बराबर 20, ऐसे 20 तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, उसकी जगह तो मैं बदल नहीं रहा, मैं 4 की जगह बदल रहा हूँ, और वो प्लस का है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस हो गया, -4, और 20 में से 4 गया तो 16 बचा। अब आया समझ में? ठीक है। सोच ऐसे सोचना है आपको कि समीकरण को हल करना है। हल करने का मतलब है एक्स का मान निकालना, ठीक है। और एक्स कब निकलेगा, जब वो अकेला रहेगा। जब वो अकेला रहेगा तो आपको उसको अकेला करना है, ठीक है, सिंपल। आपको उस एक्स को अकेला करना है, उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए सॉल्व, अगर सभी को क्लियर है तो, सेकंड वाले को। ओके, अनु शर्मा नाम से हैं, 24 आंसर दिया इन्होंने। अंजलि, ओके, अनुज, ओके, रेखा, रिंकू, उमेश कुमार नाम से हैं, बिश्नोई जी नाम से हैं, काजल हैं, सोनपरी हैं, वेरी गुड, ठीक है। तो 24। नविता आपका आंसर नहीं आया अभी भी, 24 ही आ रहा है। क्यों आएगा 24? देखो मैंने बताया कि एक्स जो है वो अपनी जगह पर अकेला रखना है उसको, तो एक्स तो अकेला ही रहेगा यहाँ पर। अब ये माइनस जो है उस तरफ जाएगा तो माइनस उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, तो 20 तो ऐसे का ऐसे ही रहा, माइनस उधर जाकर प्लस हो गया, और 4, 20 और 4 24, ठीक है। इसको बताइए इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग जल्दी से। 4x बराबर 20, एक्स का मान यहां पर देखो, 4x का मतलब क्या होता है कि 4 की x में गुणा हो रही है, ये बात आपको पता ही होगी, ठीक है। 4 गुणा x बराबर 20, 5, वेरी गुड। तो अगेन x का मान चाहिए, यानी x अकेला रहेगा, यहाँ पर x को अकेला कर दो। x अकेला तब रहेगा जब 4 यहां से जाएगा। 4 यहां से कहां जाएगा, 4 को यहां से उठाकर मैं इस तरफ ले जाऊंगा। अब 4 इधर गुणा हो रहा है तो इस तरफ जाकर क्या होगा, भाग में चला जाएगा। 4 क्योंकि मैं इधर लेकर जाना है ना मुझे, क्योंकि x अकेला चाहिए मुझे, तभी समीकरण हल होगी जब x अकेला होगा। x अकेला रहा
अब 4 को उस तरफ लेकर जाना है, तो x बराबर क्या हुआ, अब 4 इधर गुणा हो रहा है तो इस तरफ जाकर भाग में चला जाएगा, 20/4, और 20 को 4 से भाग करोगे तो 5 आंसर। ओके, इसका बताइए जल्दी से, इसका क्या आंसर होगा, x/4, x/4 इज इक्वल टू 20, 80। वेरी गुड। तो यहां पर भी सेम वही चीज, x को अकेला रखना है, x को अकेला रखना है। हल का मतलब यह है कि x अकेला रहे, हल का मतलब यह है कि चर अकेला रहे। तो ये अकेला कब रहेगा, जब 4 यहां से जाएगा, 4 को मैं इधर भेज दूंगा, अब ये भाग हो रहा है इधर, उधर जाकर गुणा हो जाएगा, तो 20 गुणा 4, 80। बताओ, किसी को अगर जरा सा भी डाउट है ना, तो पूछ लो, अगर जरा सा भी डाउट है इन क्वेश्चंस में तो पूछ लीजिए, क्योंकि देखो इनकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। हाँ, बहुत इजी है। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे। अब इसको सॉल्व करिए सभी लोग। 5x-3 बराबर 27। x को अकेला रखना है आप, बस कैसे रखोगे अकेले, बताइए x का मान कितना आएगा। ओके अंजलि, बाकी लोग, बाकी लोग भी आंसर दें। ओके अनुज, 25 कैसे आ गया भाई। ओके रेखा, ओके नमिता का 30 आया है। नमिता, x को अकेले रखो, वो 30 आया होगा 5x के बराबर। 6, देखो मैंने बताया x अकेला रहना चाहिए। अब इसको अकेला कैसे करूंगा मैं, सबसे पहले इस 3 को हटाते हैं। सबसे पहले आपको वो हटाना है जो प्लस या माइनस हो रहा है। सबसे पहले आपको कौन हटाना होता है, देखो हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी इक्वेशन में माइनस, जैसे इसमें देखो, इस समीकरण में देखो माइनस भी हो रहा है ना, x के साथ 5 भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब भी किसी इक्वेशन में 2-3 ऑपरेशन एक साथ हो रहे हैं, जैसे यहां पर हो रहे हैं, माइनस भी लगा हुआ है, 5 और x की गुणा भी हो रही है, तो ये जो गुणा और भाग है ना, इनको सबसे बाद में करना है। गुणा और भाग वालों को सबसे बाद में हटाना है, सबसे लास्ट में हटाना है। पहले जो प्लस और माइनस हो रहे हैं ना, उनको हटाओ। ये बात क्लियर हुई। जो ये गुणा और जैसे यहाँ पर x में 5 की गुणा हो रही है ना, तो इसको सबसे बाद में हटाएंगे 5 को, पहले इनको हटाओ, जो ये माइनस या प्लस जो भी हो रहा है। तो पहले मैं किसको हटाऊंगा, पहले इसको हटाऊंगा। इसको कैसे हटाएंगे, देखो 5x अपनी जगह रहेगा, क्योंकि ये मुझे सबसे बाद में हटाना है। 5x अपनी जगह रहा, अब ये माइनस उधर जाकर प्लस हो गया, तो 27, -3 उधर जाकर +3 हो गया, +3। तो 5x बराबर कितना आया, 27 और 3 30। अब ये 5x का मान आया है, मुझे तो x का चाहिए, ध्यान से सुन रहे हो ना, x का मान चाहिए मुझे। ये तो 5x का आया है ना, x का कैसे निकलेगा, 5x का मतलब है 5 गुणा x बराबर 30। ठीक है, तो यहां से x बराबर क्या आया, अब मैंने क्या बताया, जो गुणा और भाग वाले वो सबसे लास्ट में हटेंगे, तो ऐसे हटेंगे सबसे लास्ट में। पहले इनको हटा लो, ये जो माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, प्लस और माइनस वालों को पहले हटाओ, फिर सबसे लास्ट में हटाना गुणा और भाग वाले को। तो अब ये 5 गुणा में हो रहा है, तो इस तरफ जाकर भाग हो जाएगा, तो ये बचा 30/5। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 इंग 30, तो x बराबर कितना आया, 6। बताओ समझ आया, कोई डाउट, जिन्होंने 30 आंसर दिया था, 25 आंसर दिया था, और जिन्होंने आंसर ही नहीं दिया था, सभी लोग बताओ, कोई डाउट हो तो पूछो, कोई डाउट हो तो पूछिए। अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दो चैट बॉक्स में, अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो x का मान कितना आया, 6। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करें। देखो इसमें a की वैल्यू चाहिए मुझे, a का मान चाहिए। a की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो ये a वाले हैं उनको एक साथ रखो, जैसे एक a इधर है और एक a इधर है, तो इनको पहले आपको एक साथ लाना पड़ेगा। एक साथ लाने का तरीका मैंने आपको बताया, अगर वो माइनस में तो प्लस में कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हो। 3, ओके। ओके अंजलि, बाकी लोग बताएं। 3, ओके, अंजलि एंड अनु शर्मा।
ए का मान निकालना है। ए का मान निकालने के लिए पहले आपको ए वालों को एक साथ लाना पड़ेगा, ठीक है, एक साथ लिखना पड़ेगा। एक साथ लिखने का मतलब ये है कि इस -6a को भी इस तरफ लेकर आना पड़ेगा। अब ये माइनस में है तो इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा, ओके। और ये जो 4 है इस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई, हल ज्ञात करने का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि किसी भी समीकरण को सॉल्व, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि उसमें जो वेरिएबल है, उसमें जो चर है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसकी वैल्यू को आपको निकालना है। तो इसमें जो चर है वो ए है, तो यानी आपको ए की वैल्यू चाहिए, ए का मान चाहिए। वो कैसे निकलेगा, आप क्या करोगे, ये वाला ए तो आपने यहीं रखा, इस वाले -6 ए को उठाकर इधर ले आए, तभी तो निकाल पाओगे जब ये एक साथ आएंगे, है ना। एक इधर है, एक इधर है, कैसे सॉल्व करोगे इसको, एक ए इधर है, एक -6 ए इधर है, तो इनको सॉल्व कैसे करोगे, इनको आपको साथ में लाना पड़ेगा। तो चर एक साथ आने चाहिए और अचर वाले एक साथ ले जाऊंगा मैं। तो पहले मैं चर वालों को एक साथ ला रहा हूं। तो ये -6a है, तो इस तरफ आकर हो गया +6a, ठीक है, +6a, ठीक है। और ये +4 ऐसे का ऐसे ही, बराबर का निशान ऐसे का ऐसे ही, और 25 ऐसे का ऐसे ही, ठीक है। a + 6a कितना होगा, 6a में एक a को जोड़ोगे तो कितने a बनेंगे बताओ, 6a में एक a जोड़ोगे तो कितने a बनेंगे, 7a, ठीक है। तो एक क्या हो गया, 7a + 4 बराबर 25, ओके। अब तो हमारा वही क्वेश्चन बन गया ना। तो 7a, 4 उधर जाएगा क्योंकि a का मान चाहिए, 4 को मैं इस तरफ ले जाऊंगा, 7a बराबर 25 - 4, तो 7a बराबर 25 में 4 गया तो 21 बचा। अब a बराबर कितना हुआ, 7 इधर गुणा में है तो इस तरफ भाग में आ गया, 21/7, तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो 3। a बराबर कितना आया, बताओ। समझ आया सभी को, जल्दी जल्दी बताइए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, ओके। तो इस तरीके से हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करिए जल्दी से, फिर पोल में क्वेश्चंस करेंगे एक दो। इसको सॉल्व करिए जल्दी से, 8y + 40 बराबर 5 + y। हाँ जी करिए सॉल्व। 8y + 40 बराबर 5 + y। y का मान निकालना है। इस बार चिन्ह का आपको ध्यान रखना है, ओके। अंजलि -5, अनु शर्मा -5, वेरी गुड, सॉरी, -5 रिंकू, वेरी गुड, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, अगेन y का मान चाहिए ना, तो y वाले एक साथ आएंगे, y वाले एक साथ लिख लो। तो 8y तो अपनी जगह पर रहा, ठीक है। इस वाले y को उठाकर मैं इधर ले आया, तो ये प्लस में है तो इधर आकर माइनस हो गया, -y बराबर 8y - y, ठीक है, +40 एज इट इज बराबर बराबर 5 5। 8y में से एक y घटाओगे तो कितना बचेगा, 7y + 40 बराबर 5। अब ये 40 इधर प्लस में है, ठीक है, क्योंकि मुझे y का मान चाहिए तो y को अकेले छोड़ना पड़ेगा ना मुझे। अब y को अकेला रखना है, अकेले रखने का मतलब ये है कि y के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तो 40 भी है, 7 भी है, तो पहले जो प्लस और माइनस हो रहे हैं उनको हटाओ। तो +40 उधर जाकर क्या हो जाएगा, -40, तो 7y बराबर 5 - 40। और 5 में से 40 घटाओगे, याद होगा कैसे घटाते थे, 5 कैसा है प्लस का, 40 कैसा है माइनस का, चिन्ह अलग अलग हैं तो घटाएंगे, घटा कर आया 35, और 5 और 40 में से क्या बड़ा है, 40, वो माइनस का है तो 35 भी माइनस का हुआ, तो -35। ये सब चीजें याद है या भूल गए, ठीक है। अब अगर भूल गए हो ना तो भाई याद रखो इनको, ये तो बहुत काम आएंगे अब। तो यहां से y बराबर कितना आया, माइनस का 35/7, और इससे ये कट गया, 7 पंजे 35, तो -5 आंसर, ठीक है। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। कोई डाउट किसी का तो पूछ लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अभी पोल में करेंगे क्वेश्चन। हाँ जी कोई डाउट किसी का तो पूछिए,
ठीक है, इस तरीके से। अगर सबको क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। ठीक है, चलिए तो इसको और सॉल्व कर लो, फिर पोल में करते हैं। इसको सॉल्व करिए जल्दी से। 6y माइनस 2/5 बराबर 8y प्लस 8/5। करिए इसको सॉल्व। 6y माइनस 2/5 बराबर 8y प्लस 8/5। एक क्वेश्चन तो कर ही लेंगे पोल में, एक हमने शुरू में कर लिया था, एक और कर लेंगे अभी। इसको करिए सॉल्व जल्दी से। हाँ जी, कैसे सॉल्व करेंगे? वही, सबसे पहले वाई वाई वाले एक साथ ले लो। तो 6y अपनी जगह रहा, 8y उठकर इधर आ जाएगा, है ना। y का मान तभी निकलेगा ना जब मैं इनको एक साथ लिखूंगा। तो 6y 8y इधर आकर माइनस हो जाए, -2/5 बराबर 8/5। ओके, -1। अच्छा देखते हैं। तो अब मैं इसको भी इधर ले जाता हूं। अच्छा, 6 - 8 कितना होगा? 6 - 8 कितना होगा? -2 होगा। क्यों? क्योंकि 6 यहाँ पर प्लस में है, 8 यहाँ पर माइनस में है, तो ये माइनस हो गए, 2 बचा। 8 बड़ा है, वो माइनस का है, तो -2। तो ये हुआ -2y -2/5 बराबर 8/5। ठीक है, अब -2y यहीं रहा, -2/5 को उधर ले गया मैं, तो 8/5 ये उधर जाकर प्लस का हो गया, +2/5। ओके, चलिए 8/5 और 2/5 इसको सॉल्व करिए। ये सबको आता है सॉल्व करना। 5 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 5 होगा। पहले हम एलसीएम लेते हैं ना, 5 और 5 का एलसीएम 5 हुआ। अब जब हमारे हर समान हो, जैसे यहाँ पर 5 5 दोनों समान है, तो ये एज इट इज हम उतार लेते हैं 8 + 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 8 और 2 10/5। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो माइनस का 2y बराबर कितना आया? 2। और y बराबर कितना आया? 2/-2 यानी -1। गुड, -1। ठीक है, जिनका -1 आ रहा था उनका आंसर सही है। बताओ, क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट है तो पूछिए, फिर हम क्वेश्चन करते हैं पोल में एक जल्दी से, है ना। समय बहुत कम है, एक क्वेश्चन तो करके जाएंगे। ठीक है, चलो करें क्वेश्चन पोल में। चलिए, इसको सॉल्व करना है। एक्स का मान आपको निकालना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, ध्यान रखना एक्स का मान निकालना है। ठीक है, चलिए तो पोल में भेज रहा हूं, तब तक आप लोग सॉल्व करें। हाँ जी, करिए सॉल्व। एक्स का मान आपको निकालना है, सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ये तो इजी है। ओके, 2 बच्चों का आंसर आ चुका है। हम्म, ओके, 3 बच्चों का आंसर आ चुका है। 4 लोगों का आंसर आ चुका है। ध्यान से करो भाई सभी लोग। 5 लोगों का आंसर आ चुका है। 6 लोगों का आंसर आ चुका है। 7 लोगों का आंसर आ चुका है। 3 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करिए भाई इस क्वेश्चन का। गलत कर रहे हो भाई आप लोग। 7 में से 4 का ही सही है, 3 का गलत है। हाँ जी, 2 लोग और बचे हैं, जल्दी से सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। 9 में से 4 लोगों ने बी को आंसर दिया है और 5 लोगों ने गलत किया है। ठीक है, तो समझो भाई, आप पूछ क्यों नहीं रहे हो? अगर समझ नहीं, मुझे तो लगता है आपको समझ में आ गया, आप पूछते ही नहीं हो कुछ। 3x + 6 बराबर 18, ये है क्वेश्चन। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो चीज प्लस हो रही है, अच्छा आपको इसमें क्या चाहिए? एक्स का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? एक्स का।
एक्स का मान निकालने के लिए आपको एक्स को यहाँ पर अकेला छोड़ना पड़ेगा, तभी एक्स का मान निकलेगा। अकेले छोड़ने का मतलब ये है कि ना तो एक्स के साथ 3 होना चाहिए और ना ही ये +6 होना चाहिए। वो अकेला आप कैसे छोड़ोगे? इनको हटाकर, +6 और 3 को हटाकर। इनको कैसे हटाओगे? तो जो प्लस और माइनस हो रही है चीज उसको वो पहले हटानी है, ऐसा नहीं 3 पहले आप भेज दो इधर, ठीक है? जो चीज प्लस या माइनस हो रही है उसको पहले इधर भेजो। तो 6 प्लस हो रहा है तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 3x बराबर 18 - 6, ठीक है? 6 इधर प्लस का है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस हो गया, तो 3x बराबर 18 में से 6 गया तो 12 बचा। अब यहां से 6 हट चुका है, अभी x को मुझे अकेला छोड़ना है, नहीं अभी इसके साथ 3 हो रहा है, इसको भी हटाना है। तो इसको कैसे हटाऊंगा? इसको कैसे हटाऊंगा? 3 इधर गुणा में है तो दूसरी तरफ जाकर भाग में हो गया, तो 12/3, और 12 को 3 से भाग किया तो 4 आंसर। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 आया ना, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 1 मिनट ऊपर हो गया है, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते। बताइए, कोई डाउट हो किसी का तो।